नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मौसम के मावठे से किसानों को होगा लाभ, कहा कृषि उप संचालक ने। बगैर टीकाकरण के सर्टिफिकेशन मामले में कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। मालीपुरा दौलतगंज स्कूल के समीप दो पक्षों में जमकर चले हथियार, 5 घायल। विवाह के दौरान दूल्हा दुल्हन ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण जागरूकता का संदेश। और 4 दिसंबर को होगा वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं रहेगा प्रभाव। अब समाचार विस्तार से। मौसम का 8वां मावठा बरसा, किसानों के चेहरे पर खिली मुस्कान, अच्छी फसल की संभावनाएं। मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई संभावनाओं के अनुसार मौसम का मिजाज बदला और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम और अरब सागर में नमी की वजह से शहर में रह रहकर बारिश ने सीजन के 8वें मौसम की आमद दर्ज करा दी। इस बारिश से किसानों को बिन मांगे मोती मिले और फसल की अच्छी आवक की संभावनाएं बनी। बारिश हो रही है, किसानों के लिए अमृत बरस रहा है। ये अभी किसानों को पानी की ज़रूरत है और पानी मतलब ये वाटर लेवल भी बढ़ेगा, इससे बिजली भी बचेगी, बहुत फ़ायदा है इससे। कितने दिन अभी किसानों को पानी खेत में देने की ज़रूरत नहीं है? अगर ये बारिश आज होती रही तो कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन के पूर्ति हो जाएगी। इस संबंध में कृषि उप संचालक RPS नायक ने बताया। किसान भाइयों, अपने ज़िले में अक्टूबर महीने में एक पानी गिरा था और दूसरी वर्षा हुई है ये अभी 1 और 2 तारीख को ये मावठे की वर्षा हुई है। तो ये दोनों वर्षाएं हमारे किसान भाइयों के लिए अमृत का काम कर रही हैं। इससे किसान भाइयों को जो पलेवा के टाइम पे एक सिंचाई देना पड़ता है और एक सिंचाई फिर आगे जो देना पड़ती है, तो 2 सिंचाई की हमारे किसान भाइयों की बचत हुई है। और इससे हमारे किसान भाइयों की जो लागत सिंचाई के रूप में जो लगती है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी। और ये जो पानी है अमृत के समान पानी है हमारे किसान भाइयों के लिए अभी। तो इससे हमारी ज़िले की जो फसलें हैं, गेहूँ, चना, इसमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा हमारे किसान भाइयों की फसलों को। विशेष रूप से जो चना असिंचित क्षेत्र में बोते हैं उसमें चने में भी ये वर्षा काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। इस अवसर पर मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई अभी यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं। पहली और दूसरी सिंचाई पे यूरिया का छिड़काव किया जाता है बोने के बाद। तो किसान भाइयों से यह आग्रह है कि सिंचाई करने के बाद ही यूरिया का छिड़काव गेहूं की फसल में करें, उसके पहले ना करें। कुछ किसान भाई पहले यूरिया छिड़क देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं, जिससे पूर्ण रूप से यूरिया खाद का हमारी फसलों में उपयोग नहीं हो पाता। जब आपने पहले यूरिया छिड़क दिया और बाद में सिंचाई की तो यूरिया काफ़ी तेज़ी से घुलता, तो घुलनशील होने के कारण वो ज़मीन में रिसकर नीचे चला जाता है उसका कुछ भाग। तो इससे पूर्ण रूप से हमारी फसलों को फ़ायदा नहीं हो पाता। टीकाकरण फर्जीवाड़े में कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, बगैर टीकाकरण किए हो गया दूसरे डोज का सर्टिफिकेशन। टीकाकरण के महाअभियान में फर्जीवाड़ा करने वाले वेरीफायर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। बुधवार को जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर KC परमार ने बगैर कंफर्मेशन के सर्टिफिकेट जारी करने वाले तरुण चावड़ा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया। 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने में चल रही धांधली की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। चंदा भंबानी बीमार होकर ऑक्सीजन पर है। डॉक्टरों के अनुसार बीमार व्यक्ति को टीका नहीं लग सकता, इसलिए टीका लगाने पहुंची टीम को वृद्धा के बेटे सनी ने वापस लौटा दिया था। बावजूद 2 दिन बाद इन्हें भी दूसरा डोज लगने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। 8 जुलाई को वैक्सीन का लगाया था हमने। उसके बाद 3 महीने बाद मैसेज आ रहे थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था। फिर घर पे कोई वैक्सीन लगाने के लिए आया तो तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने पूछा तो मैंने बोला नहीं अभी दूसरा डोज नहीं लगवाया है हमने। फिर क्या हुआ? फिर वो उन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह लिए और वो चले गए, कुछ बोला नहीं उन्होंने। उसके बाद ये इस पे बता दिया कि भाई हमने दूसरा डोज लगा।
अच्छा, मैसेज भेजा आपको? हाँ, मैसेज फ़ोन पे भेजी। अच्छा, क्या तारीख की मैसेज पे कब डाला इन्होंने? 27 नवंबर। अच्छा, अभी आप को क्या ऑक्सीजन लगी हुई है? हाँ हाँ, अभी ऑक्सीजन कम हो जाती है हमेशा, साल में 3-4 बार तो मैं एडमिट आपको दूसरा डोज लगा या नहीं लगा? नहीं लगाए दूसरा डोज। मालीपुरा दौलतगंज स्कूल के समीप दो पक्षों में हथियार चले, 5 घायल, अस्पताल में भर्ती, पुलिस जांच में जुटी। दौलतगंज स्कूल परिसर के समीप नशा करने की बात को लेकर अभिषेक परमार, मेहुल परमार व आदर्श का विवाद चुन्नीलाल डोडिया पुत्र चंद्रेश व पत्नी विद्या से हो गया। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से जमकर हथियार चले और चाकू डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों पक्षों के 5 घायल जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। देवास गेट पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। एक अनोखे मामले में विवाह के दौरान दूल्हा दुल्हन ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण जागरूकता का संदेश। प्रकृति एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित संगठन श्री कल्पतरु संस्थान के उज्जैन प्रभारी उदित्य सिंह सेंगर और उनके साथ विवाह बंधन में बंधने जा रही दीक्षा सिंह ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग कर पौधारोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं और कोविड में इसको लेकर काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री कल्पतरु संस्थान के तत्वाधान में एक विवाह समारोह के दौरान छोटा सा एक पौधारोपण का कार्यक्रम भी रखा गया। उसके निमित्त बेलपत्र का एक पौधा यहाँ पे रोपा गया है और यहाँ से मैं संदेश देना चाहूँगा आज के इस अवसर पर कि जो भी हमारा कार्यक्रम होता है, वैवाहिक हो या गृह प्रवेश हो या जन्मदिन हो, तमाम तरह के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, उस दौरान एक पौधा जरूर लगाएं। इस खास मौके को और भी रोचक बनाने के लिए ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पर्यावरणविद विष्णु लांबा और श्री कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ता जयपुर से उज्जैन पहुंचे। लांबा ने कहा कि बढ़ता तापमान गंभीर चिंता का विषय है। आज प्रकृति और पुत्री का संरक्षण विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। उसको वेडिंग को इको फ्रेंडली वेडिंग बनाया, जिसमें पौधारोपण को बढ़ावा दिया गया है, प्लास्टिक से दूर रहने का प्रयास किया गया है और पूरी दुनिया में हम लोगों ने COP26 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विश्व जो है वो भारत को 2022 में प्लास्टिक मुक्त के रूप में देखेगा और हमारा एक प्रयास आज जारी हुआ है। हम लोगों ने इको फ्रेंडली वेडिंग करके, पूर्व में भी श्री कल्पतरु संस्थान ने फर्स्ट इको फ्रेंडली वेडिंग ऋग्वेद काल के बाद पहला पर्यावरण विवाह करके टोंक जिले में एक इतिहास रचा था। आज मध्य प्रदेश की धरती से इतिहास रचा जा रहा है। यहाँ अनेक नवाचार हो रहे हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान रोज एक पौधा लगा करके अपना नवाचार करने का भी काम कर रहे हैं। तो उसी मध्य प्रदेश में बक्सावा फॉरेस्ट भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसका कहीं ना कहीं उनको जवाब तलाशना चाहिए, हरे पेड़ों को बचाना चाहिए। आज हमने यह सार्थक संदेश देने की कोशिश की है। मेरी दोनों को शुभकामनाएं। माधवनगर पुलिस लाइन में एक आरक्षक के घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फ्रिज जलकर हुआ खाक। इंदौर निवासी चेतन जौहरी, जो नानाखेड़ा में आरक्षक के रूप में पदस्थ हैं, वे माधवनगर स्थित पुलिस लाइन में निवास करते हैं। उनके घर में उस वक्त रात को आग लगी जब वे घर पर नहीं थे और उनके घर पर ताला लगा था। बताया जाता है ये आग शॉर्ट सर्किट होने से लगी है। इस आग में उनके घर में रखा फ्रिज जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। मामले की जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड कर्मी योगेंद्र ने बताया, पुलिस कंट्रोल रूम ने हमें सूचना दी कि माधवनगर थाने के पास में मकान में आग लगी। हमने तुरंत फायर फाइटर लेकर रवाना हुए। यहाँ पर आकर हमने देखा कि फ्रिज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आग लगी हुई थी। फ्रिज पूरा जल चुका। उसके ऊपर एक किसी प्लेट टाइप में उनने बना रखी घर में, वहाँ पर कुछ केबलें पड़ी थी तो वो चिपक गई, वो हमने बुझा दी। नए कोरोना वेरिएंट के खतरे के बीच 10 दिवसीय हस्तशिल्प मेले की शुरुआत हो गई। मेले के पहले ही दिन 8 लोगों को वैक्सीनेशन कर प्रवेश दिया। महामारी कोरोना की अनेक चुनौतियों के बीच बुधवार को यहां कालिदास संस्कृत एकेडमी परिसर में लगे 10 दिवसीय हस्तशिल्प मेले का शुभारंभ हो गया। उद्घाटन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये मेला उज्जैन की शान है। वर्तमान में कोविड के नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए हम सबको अत्यंत सावधानी बरतना है। शासन द्वारा जारी कोविड प्रोटोकॉल का सभी अनिवार्यता पालन करें। उन्होंने मेले में लगी दुकानों का अवलोकन भी किया। उसके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, सीईओ अंकिता
धाकरे बहादुर सिंह बोरमुंडाल थे। मेले में कोरोना से बचाव में कारगर टीका लगाने को स्वास्थ्य विभाग ने काउंटर लगाया है। बुधवार को मेले में लगभग 8 लोगों ने टीके लगवाए। इस संबंध में मंत्री यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष कुमारिया ने बताया, कालिदास अकादमी के अंदर हर बार की तरह हस्तशिल्प मेले का जो शुभारंभ हुआ, मेरी अपनी ओर से पूरे उज्जैन वासियों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों की भावना के अनुसार कोविड के नियम का पालन करते हुए हम सब इस मेले के अंदर लगी हुई दुकानों में परचेसिंग करें, खरीदी करें और हस्तशिल्प को बढ़ावा दें। इसी भावना के अनुसार आज मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय करण सिंह जी, उपाध्यक्ष मदन लाल जी, समस्त सदस्यगण, जिला पंचायत सीओ, हम सब ने मिलकर के ये हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से चुनौतीपूर्ण कार्य किया है। लेकिन इसके पीछे की जो भावना है कि ये बीमारी न फैले, इसलिए हमने कोविड के बचाव के साधन भी यहाँ खड़े किए हैं। उम्मीद करेंगे परमात्मा चाहेगा तो ये मेला भी अच्छे से निपटेगा और ये हम सब बचाव के साधनों का उपयोग करते हुए अपनी ज़िंदगी को भी खतरे में नहीं डालेंगे। हमने पिछली बार 300 दुकानें लगवाई थी तो हमारे 450 लोगों ने आए थे, फिर हमने दुकान बाद में बढ़वाई थी। इस बार हमारे कोरोना के देखते हुए हम 270 दुकान लगाई थी, लेकिन आवेदन 570 आए थे। तो हमने लॉटरी द्वारा उनको सबको दुकान अलॉट की गई है और सबको दुकान मिल गई और जिस व्यक्ति ने ओपन के लिए दुकान मांगी थी उनको ओपन भी दी गई है। और आज थोड़ा सा पानी का मौसम के कारण भीड़भाड़ नहीं है, लेकिन आने वाले 1 या 2 दिन में मेला, हमारा भव्य मेला लगेगा। इधर शुभारंभ के बाद पहले दिन हुई बेमौसम बारिश ने व्यापारियों के अरमानों पर पानी फेर दिए। पूरे परिसर में कीचड़ पसर गया और दुकानदार बरसाती लगाकर अपने सामानों की सुरक्षा करते दिखाई दिए। मेला अधिकारी अजय भालसे का कहना है कि कीचड़ के लिए मैदान में गिट्टी की चूरी डलवाएंगे। सूदखोरों से परेशान होकर महिला पहुंची मंत्री के पास। महिला बोली, 2.25 लाख के बदले 5 लाख दे चुकी हूं, फिर भी सूदखोर कर रहे प्रताड़ित। फाजलपुरा निवासी शकील और उसकी पत्नी तथा परिवार के अन्य सदस्य डॉक्टर यादव के पास पहुंचे और कहा कि उन्होंने सिमरन व सरताज रुआब नामक महिलाओं से 1,76,000 रुपए उधार लिए थे। इसके एवज में अब तक वह 5 लाख रुपए दे चुके हैं, मगर अब भी दोनों महिला रुपए के लिए उन्हें परेशान कर रही हैं। डॉक्टर यादव ने तत्काल समीप खड़े एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला को उचित कार्रवाई के लिए कहा। निश्चित तौर पे जो एक शासन की प्राथमिकता है, सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई का जो अभियान है, आप अगर देखे होंगे तो परसों से ही हमने ये कार्रवाइयाँ प्रारंभ कर दी हैं। 3 प्रकरण परसों पंजीबद्ध किए थे। हम पूरे जिले में इस तरह की जो शिकायतें हैं उनका परीक्षण करा रहे हैं। जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर इस तरह से कोई प्रताड़ित कर रहा है, वो लोग सामने आए, पुलिस के पास आए, पुलिस उस पर विधिवत कार्रवाई करे। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से सरकार और प्रशासन हुए अलर्ट। आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने माधवनगर अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर स्थानीय स्वास्थ्य अमला और प्रशासन अलर्ट पर हैं। बुधवार को आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों ने माधवनगर अस्पताल का निरीक्षण किया। उपकरणों में खामी मिलने पर कमेटी के सदस्यों ने 3 दिन में अस्पताल के सभी उपकरणों को सुधरवाने के निर्देश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री ने जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की सावधानियों को लेकर RT-PCR टेस्ट बढ़ाने, मास्क की अनिवार्यता का प्रचार प्रसार करने को कहा। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का संचालन, दवाइयों की आपूर्ति, बिस्तर की व्यवस्था एवं किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में मंत्री यादव ने बताया, जो हमारे प्रबंधन जैसे चिकित्सालयों के प्रबंधन, जहां हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, हॉस्पिटल है, बेड है, ऑक्सीजन की बाटल है, सारे प्रबंधनों को चेक करने के लिए आज हम माधवनगर हॉस्पिटल में आए कि कोविड में सबसे पहले हमारा सबसे अच्छा हॉस्पिटल यही था और मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे सारे जनप्रतिनिधि, माननीय पारस जी, माननीय अनिल सिसोदिया जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष विवेक जी, हमारे बहादुर सिंह जी, और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी आपदा प्रबंधन समिति को भी हम दोबारा इसमें एक्टिव करेंगे। कुल मिलाकर के भगवान की प्रार्थना तो यही कि अभी कोई नया वेरिएंट नहीं आया, पुराना ही जो था, लेकिन उसमें काफ़ी कंट्रोल किया है। अभी वैक्सीनेशन अभियान को हम तेज करेंगे ताकि जो अभी अपना बीच का गैप है, लगभग 46,000 तो नगर के ही सेकंड डोज के जिनके लगना है वो सारे लोग सामने हैं। तो हमारा 77% अभी सेकंड डोज का वैक्सीनेशन हुआ है।
ये 95 फर्स्ट डोज में हुआ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि अभियान लगाएंगे तो 100% हो जाए। तो ये जब डोज हो जाता है तो फिर उसमें 90% संभावना रहती कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि परमात्मा चाहेगा, बाबा महाकाल कृपा रहेगी तो कोई कष्ट नहीं आए, कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम सावधान हैं। 4 दिसंबर को चंद्रमा पृथ्वी के पास होकर सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा। वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा भारत में। खगोलीय एवं ज्योतिषी दृष्टि से महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण जो इस वर्ष का आखिरी ग्रहण होगा 4 दिसंबर को प्रभावी होगा। यह जानकारी देते हुए वैधशाला प्रभारी राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि यह सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को सुबह 10:59 को प्रारंभ होगा। इसकी समाप्ति दोपहर 3:07 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और हिंद महासागर में दिखाई देगा। भारत में यह नहीं दिखाई देगा। इस वर्ष का आखिरी पूर्ण सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को होने वाला है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति उस अमावस्या के दिन होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के पास की स्थिति में होता है, जिस कारण वो सूर्य को पूरा ढक लेता है और कुछ समय के लिए हमको सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, केवल उसका कोरोना वाला भाग ही दिखाई देता है। इस ग्रहण का जो प्रारंभ का समय है वो सुबह 10:59 से है। मध्य की स्थिति दोपहर 1:04 और जो मोक्ष की स्थिति है वो दोपहर 3:07 पर है और इसमें सूर्य 103.8% ढक जाएगा। पूर्णता की जो अवधि रहेगी वो 1:57 तक रहेगी, लेकिन ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देना है। ये जो ग्रहण दिखना है वो अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिक और हिंद महासागर का जो दक्षिण वाला भाग है वहां पर ये ग्रहण दिखाई देना है। आइए अब एक नजर डालते हैं वैधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मौसम के मावठे से किसानों को होगा लाभ, कहा कृषि उपसंचालक ने। बगैर टीकाकरण के सर्टिफिकेशन मामले में कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। मालीपुरा दौलतगंज स्कूल के समीप 2 पक्षों में जमकर चले हथियार, 5 घायल। विवाह के दौरान दूल्हा दुल्हन ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण जागरूकता का संदेश। और 4 दिसंबर को होगा वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण, भारत में नहीं रहेगा प्रभाव। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।